तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये खास विश्लेषण। सत्र 8, एपिसोड 2, पुराने घावों से समझौता। आज हम एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो हम सबके जीवन से जुड़े एक बेहद अहम विषय पर बात करने वाले हैं। वो पुरानी रुकावटें, वो पुराने भावनात्मक घाव जो कहीं ना कहीं आज भी हमें पीछे खींचते हैं। आज की इस चर्चा में हम विज्ञान और दर्शन दोनों के नजरिए से समझेंगे कि कैसे हम अपने इन पुराने घावों के साथ एक सच्ची शांति और समझौता कायम कर सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जरा सोचिए, लोग अक्सर पुरानी बातों पर इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? कोई बहुत ही छोटी सी बात होती है, मान लीजिए किसी ने थोड़ी तेज आवाज में बात कर ली या कोई आपके मैसेज का रिप्लाई करने में देर कर रहा है, और बस अचानक हमारे अंदर जैसे एक तूफान सा आ जाता है। हमारी जो प्रतिक्रिया होती है वो उस मौजूदा स्थिति के हिसाब से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। ऐसा आखिर क्यों होता है कि किसी पुरानी बात के ट्रिगर होते ही हम इतना ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं? इसका जवाब एक छोटे से शब्द में छुपा है जिसे हम अक्सर पूरी तरह गलत समझते हैं, और वो शब्द है ट्रॉमा। दुनिया के सबसे बड़े ट्रॉमा रिसर्चर्स में से एक बेसिल वैन डर कॉल के अनुसार, और जैसा कि हमने सत्र 2 में भी विस्तार से देखा था, ट्रॉमा की परिभाषा वो बिल्कुल नहीं है जो हम आम तौर पर सोचते हैं। हमें लगता है कि ट्रॉमा का मतलब कोई बहुत बड़ा हादसा, कोई दुर्घटना या युद्ध जैसी स्थिति है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ट्रॉमा वो घटना नहीं है जो घटी थी, बल्कि ट्रॉमा वो घाव है जो उस घटना के बीत जाने के बाद भी हमारे भीतर अनसुलझा रह गया। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में किसी को बार बार आलोचना सहनी पड़ी या उसे अपनी भावनाओं को दबाना सिखाया गया, तो वो भी एक बहुत गहरा घाव छोड़ जाता है। तो चलिए इस आधार के साथ सबसे पहले बात करते हैं जमे हुए पलों यानी फ्रोजन मोमेंट्स की। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि कैसे हमारा अनसुलझा दर्द समय के किसी एक हिस्से में बस अटक कर रह जाता है। हम शारीरिक रूप से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमारे भीतर का वो हिस्सा वहीं रुका रहता है। ओशो का एक बहुत ही गहरा दर्शन है जो इस बात को एकदम स्पष्ट करता है। उन्होंने कहा था कि बचपन में जो दर्द महसूस नहीं किया गया वो बढ़ा नहीं, वो वहीं रुक गया और हम उसे अपने साथ ढो रहे हैं। जरा सोचिए इस बारे में, जब बचपन में हमें दर्द महसूस करने या खुलकर रोने की इजाजत नहीं मिली तो वो दर्द खत्म थोड़ी हुआ, वो बस उसी उम्र में जम रहा। अब हैरानी की बात यह है कि ये जमा हुआ पल असल में काम कैसे करता है। होता यह है कि जब भी आज के समय में कोई ऐसी स्थिति आती है जो उस पुराने अनसुलझे पल से जरा सी भी मिलती जुलती हो, तो हमारा दिमाग तुरंत उसी जमे हुए पल में वापस चला जाता है। एक पूरी तरह से समझदार, परिपक्व इंसान अचानक से एक डरे हुए 5 साल के बच्चे की तरह बर्ताव करने लगता है। हमारी प्रतिक्रियाएं आज की वास्तविकता से मेल नहीं खाती, क्योंकि वो उस पुरानी याद और उस पुरानी उम्र के डर से पैदा हो रही होती हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे अहम पहलू पर। शरीर सब याद रखता है। द बॉडी कीप्स द स्कोर। देखिए, ये जो दर्द है ना, ये जमा हुआ पल, ये सिर्फ हमारे दिमाग में ही नहीं रहता। हमारी भावनाएं, हमारे जीव विज्ञान, हमारी बायोलॉजी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब हम किसी भावना को दबाते हैं तो वो जादुई तरीके से गायब नहीं हो जाती। हमारा मस्तिष्क कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन पहले ही छोड़ चुका होता है। पश्चिमी चिकित्सा अनुसंधान अब लगातार इस बात की पुष्टि कर रहा है कि ये क्रॉनिक स्ट्रेस हमारी मांसपेशियों में एक अजीब सी जकड़न के रूप में और हमारे नर्वस सिस्टम की याददाश्त के रूप में जमा हो जाता है। जो लोग हमेशा बहुत अच्छे बने रहते हैं, जो कभी ना नहीं कहते और अपनी भावनाओं को हमेशा छिपाए रखते हैं, उनका शरीर असल में अंदर ही अंदर इसकी एक बहुत भारी कीमत चुका रहा होता है। ये दबी हुई भावनाएं ही धीरे धीरे शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेती हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या निकली? अगर कोई आपसे कहता है कि अरे यार पुरानी बातों को भूल जाओ या बस मूव ऑन करो, तो सच बताऊं, वैज्ञानिक तौर पर ऐसा करना पूरी तरह से नामुमकिन है। हम अपने दिमाग को तो भूलने के लिए कह सकते हैं, लेकिन हमारा शरीर सब याद रखता है। हमारा शरीर उस अनसुलझे ट्रॉमा को कसकर पकड़े रहता है। तो फिर इसका समाधान क्या है? समाधान है साक्षी भाव, यानी चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया। और सच कहूं तो यहीं से जागृति की असली यात्रा शुरू होती है। सत्र 1 में हमने ओवरथिंकिंग को गहराई से समझा था। अब जरा खुद से एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पूछिए। जब हम आंखें बंद करते हैं और अपने भीतर चल रहे विचारों की उस भारी भीड़ को, उस चिंता को या उस डर को देखते हैं, तो वो कौन है जो इन विचारों को देख रहा है? सोचिए, अगर हम इन विचारों को देख पा रहे हैं,
तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम इन विचारों से अलग हैं, है ना? और बस इसी को साक्षी भाव या विटनेसिंग कहते हैं। ये अपने दर्द और अपने विचारों को एक बिल्कुल निष्पक्ष गवाह की तरह देखने का अभ्यास है। इसे इस रूपक से समझिए, हम वो एक विशाल नीला आकाश हैं और हमारी भावनाएं, चाहे वो कितना भी गहरा दर्द हो या तेज गुस्सा, वे केवल उस आकाश से गुजरते हुए बादल हैं। बादल आते हैं, काले होते हैं, बरसते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हमेशा वहीं रहता है, अछूता और शांत। अब देखिए, ये बहुत ही कमाल की बात है कि भाषा और नज़रिए का एक छोटा सा बदलाव कितना बड़ा प्रभाव डालता है। जब हम कहते हैं मैं बहुत दुखी हूँ या मैं ही वो दर्द हूँ, तो हम उस घाव के साथ पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं। लेकिन साक्षी भाव हमें ये कहना सिखाता है कि मैं इस वक्त दर्द महसूस कर रहा हूँ। इस एक छोटे से वाक्य से हम तुरंत खुद को उस दर्द से अलग कर लेते हैं। हम घाव को बाहर से देख रहे हैं, हम खुद वो घाव बन नहीं रहे हैं। अब इस दार्शनिक विचार को हम रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें? इसके लिए हम आते हैं अपने चौथे टूल पर, नाम दे और शांत करें। नेम इट टू टेम इट। हमारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा होता है अमिगडाला, जो एकदम किसी मुस्तैद सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। ये लगातार खतरे का अलार्म बजाता रहता है, ओवरथिंकिंग करता है और हमेशा सबसे बुरी स्थितियों की कल्पना करता है। ओशो ने मन की इस बेचैन स्थिति को एक पागल बंदर कहा था, जो बस एक डाल से दूसरी डाल पर बिना रुके कूदता रहता है। और ईमानदारी से कहें तो हम सब ने कभी न कभी इस बंदर को अपने दिमाग में उछलते कूदते जरूर महसूस किया है। बायोलॉजी का वो अमिगडाला और दर्शन का ये पागल बंदर असल में दोनों एक ही चीज है। तो चलिए देखते हैं कि इस पागल बंदर को शांत करने के 3 एकदम स्पष्ट और प्रैक्टिकल कदम क्या हैं। पहला, उस भावना को स्वीकार करें जो उठ रही है, उससे भागिए मत। दूसरा, उसे एक विशिष्ट नाम दें, जैसे मुझे अभी बहुत डर लग रहा है या ये गुस्से का विचार आ रहा है। और तीसरा, एक तटस्थ साक्षी बनकर बिना उसे जज किए बस उसे आते और जाते हुए देखें। और आपको पता है, इस आसान से अभ्यास के पीछे एक बहुत ही ठोस विज्ञान काम कर रहा है। जब हम अपनी भावना को कोई शब्द देते हैं, जब हम उसे नाम देते हैं, तो हमारे मस्तिष्क का तार्किक हिस्सा, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो तुरंत सक्रिय हो जाता है। और जैसे ये तार्किक हिस्सा काम करना शुरू करता है, वो डर का अलार्म बजाने वाला अमिगडाला अपने आप शांत होने लगता है। मतलब उस दर्द को सिर्फ नाम देने भर से हम हीलिंग की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के अंतिम लक्ष्य की ओर, सिर्फ जिंदा रहने यानी सर्वाइविंग से लेकर असल में जीने तक का सफर। हमने विज्ञान देखा, दर्शन देखा, लेकिन इस सब का अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है इस थका देने वाले सर्वाइवल मोड से बाहर निकलकर सच में जीवन की गहराई का अनुभव करना। सिर्फ सांसें लेते रहने और असल में जीने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। जब हम अपने जमे हुए पलों को बस किसी तरह मैनेज करते हैं, दर्द को हमेशा दबाकर रखते हैं और हर वक्त एक सुरक्षा कवच पहनकर चलते हैं, तो हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन असल जिंदगी का मतलब है साहस दिखाना, अपनी कमजोरियों को, अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस करने की हिम्मत जुटाना और उन्हें एक साक्षी की तरह स्वीकार करना। ये बात 100 आने सच है कि एक इंसान जो अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस ही नहीं कर सकता, वो सच में जी नहीं रहा है, वो बस सर्वाइव कर रहा है। सच्ची भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस अपनी भावनाओं को दबाने या छुपाने में नहीं है, बल्कि उन्हें पूरी ईमानदारी और साहस के साथ महसूस करने में है। वल्नरेबिलिटी या खुद को कमजोर दिखने देना कोई कमी नहीं है, बल्कि ये हमारे भीतर के साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। तो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का सार बस इतना सा है। हीलिंग की असली शुरुआत इस सच्चाई को स्वीकार करने से होती है कि हाँ, जो हुआ था उसने वाकई चोट पहुंचाई थी, वो घाव असली था। हमें उस सच्चाई को देखना होगा, लेकिन साक्षी भाव के साथ, ताकि हम उस घाव में पूरी तरह से डूबकर खत्म न हो जाए, बल्कि उस विशाल आकाश की तरह उस दर्द को बस आते और जाते हुए देख सकें। और जाते जाते एक बहुत ही जरूरी सवाल जो हम सबको आज खुद से पूछना है, क्या हम सिर्फ अपने उन पुराने जमे हुए घावों के साथ किसी तरह बस अपनी जिंदगी काटने वाले हैं, या फिर क्या हम तैयार हैं उस दर्द को नाम देने के लिए, उसका साक्षी बनने के लिए और पूरी तरह से आज़ाद होकर असल में जीने के लिए? चुनाव पूरी तरह हमारा है। ज्ञान और अभ्यास की ये बेहतरीन उपकरण अब आपके पास हैं। आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में।